प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की भी मैं घोषणा करती हूँ। इस कोष के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन तथा एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा सकेंगे। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पे तो ताली बजा देते, रोजगार है, युवाओं का मामला है। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा माननीय युवाओं के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ है, अभी 4 दिन मिलेंगे बोलने का अवसर। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवा अपना बैठिए माननीय सदस्य बैठे मत। आपको 3 दिन बहस के लिए मिलेंगे, तब अपनी चर्चा में भाग में कहना। युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही बैठे न बोले, अन्य को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी योगदान दे। इस दृष्टि से केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जेन जी अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन स्टार्टअप्स से आज 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। आगामी वर्ष 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही प्रदेश के स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।
प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग में प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। प्रदेश में उच्च तकनीकी, कृषि एवं स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन ट्रेड्स ब्रांचेस, विषय संकाय के साथ साथ सीट क्षमता में वृद्धि तथा संस्थाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम। बैठिए, जवाब में आ जाएगा। अरे बैठिए। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम्स तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, जिम, स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। अरे सुन तो लो, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, सुन तो लो, सुन तो लो। अरे सुनो सुनो, नो सुनो, नो नो नो। 70 वर्ष
से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेजेस, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेजेस जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी योजना में लिए जाने प्रस्तावित हैं। ये एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस दृष्टि से हमने बृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया है। अब तक 92,34,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस दृष्टि से प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट व सीबी नॉट मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाकर उपचार किया जाएगा। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में हेमोडायलिसिस सुविधा का विस्तार करते हुए समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 बेड्स इस हेतु उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर्स भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा प्रदेश गंभीर एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहे एवं प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदेश में ही सुलभ हो, इस हेतु टर्शरी केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 750 चिकित्सकों तथा 1,500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने हेतु फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी डाइट में एडिबल ऑयल की मात्रा में न्यूनतम 10% कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाई जाएगी तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए
समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। आगामी वर्ष हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने की दृष्टि से दिल्ली, जयपुर, जयपुर, आगरा तथा जयपुर कोटा हाईवेज पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए जीरो एक्सीडेंट जोन्स बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही दुर्घटना संभावित चिन्हित लगभग 50 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के साथ अन्य सड़क सुरक्षा कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने हेतु नेशनल स्टेट हाईवेज पर स्थापित 20 ट्रॉमा सेंटर्स का सुदृढ़ीकरण पीपीपी मोड पर करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इंडियाज प्रायोरिटी, सर्विंग द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर अस। अर्थात असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करती हूँ। बेघर, रज्जन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किए जा रहे स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं संबल प्रदान करने की दृष्टि से 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट की गुणवत्ता के संबंध में रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस पर 60 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसी के साथ ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25,000 पट्टे वितरित किए जाने की भी घोषणा करती हूँ। प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए प्रारंभ की गई योजना को और वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2000 इलेक्ट्रिक व्हील्स एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गठित निधि से आगामी वर्ष इन युवाओं की इनकम में वृद्धि की दृष्टि से लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराने की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही
साथ ही इस निधि का दायरा बढ़ाते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त हो सके, इस हेतु गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित कर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करा संबल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति आवासीय प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। अर्थात मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। ये हम सबका प्रमुख दायित्व है कि हम अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी क्रम में बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। एसएचजीज द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग में सुधार एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती।
200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में बैठे बैठे न बोले। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को NFSA के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित हैं। कानून व्यवस्था। प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यकता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेषकर हमारे बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का इकोसिस्टम वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया है, जहां स्मार्ट का अभिप्राय है S फॉर स्ट्रैटेजिक, M फॉर मेटिकुलस, A फॉर अडेप्टेबल, R फॉर रिलायबल एंड T फॉर ट्रांसपेरेंट। इस गाइडिंग प्रिंसिपल को आत्मसात करते हुए प्रदेश में सर्वेलेंस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए मैं राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में 1000 वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही आगामी वर्ष 3500 नवीन पुलिस पद सृजित किए जाने भी प्रस्तावित हैं। प्रदेश में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टिगत पुलिस को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष में उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना 350 करोड़ रुपए के व्यय कर किए जाने की घोषणा करती हूँ। अपराधियों के सुधार, पुनर्वास तथा बंदी गृह उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। बैठिए, अरे दोनों बैठिए, अरे दोनों ब्राजो। आप इनका पूरा भाषण हो जाए, उसके बाद आपको चर्चा का समय मिलेगा। सुशासन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुशासन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए दिए गए सूत्र P2G2 प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस को आधार बनाते हुए प्रदेश के कोने कोने में
प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी। इन ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं सुलभ कराने की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रम में आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में मैं अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश को महाभारत के श्लोक लोक रंजनम एवं अन्न राज्ञाम धर्म सनातन सत्यस्ते रक्षणम चैव व्यवहारस्य यार्जवम अर्थात प्रजा नागरिकों को प्रसन्न रखना, सत्य और सादगी से कार्य करना ये राज्य राज का ध्येय होना चाहिए का स्मरण करते हुए कहा था कि आधुनिक युग में हमारे देश के संविधान में इन सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समावेश है। आज संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के साथ ही प्रदेश के समावेशी विकास हेतु भी संवैधानिक मूल्यों का महत्व सर्वविदित है। अतः महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक मूल्यों की अनुपालना की दृष्टि से सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग सुनिश्चित करने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? अरे ये मेरा काम है, अब मैं जवाब दूंगा। आप बैठिए। अरे आप बैठो, आप बैठो, आप बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा भी दंड के स्थान पर न्याय को महत्व देते हुए केंद्र के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर राज्य के अधिनियमों को डीक्रिमिनलाइज करने तथा रिडंडेंट प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न विभागों अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैबलेट्स दिए जाएंगे। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों हेतु आप बैठिए। नो, आप बैठिए। माननीय सदस्य, अरे एक खड़ा होता है, एक को बैठाता हूँ, दूसरा खड़ा होता है। बैठिए, बैठिए। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। नो नो। विभिन्न विभागों हेतु 450 नवीन वाहन उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के कोने कोने में ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप से पहुंचाने की दृष्टि से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। राजनेट 2.0 के माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता में दुगुनी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही राजनेट को भारत नेट से जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी।
विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से 500 करोड़ रुपए व्यय कर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर में स्थापित करना प्रस्तावित है। प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान से ब्रह्मगुप्ता सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना किए जाने की घोषणा करती हूँ। आमजन को समयबद्ध एवं संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र MLA लैड योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में अरे भाई बैठे न बोले। माननीय मंत्री जी, माननीय डोटासरा जी, रोहित बोरा, नो, ये काम मेरा है। नो। इसी क्रम में मान्य सदस्यगण को कार्य कुशलता में वृद्धि की दृष्टि से लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां गत सरकार द्वारा मात्र कागजी कार्रवाई करते हुए बिना समुचित विवेचन एवं प्रावधान के नए जिले स्थापित करने जैसे अतार्किक निर्णय लिए गए, वहीं हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा महोदय के नेतृत्व में आमजन के कल्याण के लिए पूरा विश्लेषण कर तथा संसाधनों की व्यवस्था कर ठोस कदम उठाने में विश्वास रखती है। इसी दृष्टि से नव स्थापित 8 जिलों हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के साथ ही आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती है। आमजन को विभिन्न सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण एवं उनकी भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इसी दृष्टि से कार्मिक कल्याण संबंधी विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे द्वारा अग्निवीरों की दिशा के देश की सीमा पर दी जा रही चुनौतीपूर्ण सेवा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पुलिस, जेल विभाग तथा वन विभाग की सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इसी क्रम में अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। सुशासन में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका के दृष्टिगत इनके मानदेय में भी आगामी वर्ष 10% की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। आमजन में जागरूकता का संचार करने में हमारे पत्रकार साथियों की भूमिका को देखते हुए पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने की घोषणा करती हूँ। कर लेते हैं। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी पत्रकारों को हो सके, इस हेतु चयनित पत्रकार साथियों को क्षेत्र में एक्सपोजर टूर की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना भी प्रस्तावित है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के मार्गदर्शन में हमने अथक प्रयास करते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेते हुए हम 24/7 कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज मैं सदन को उनका कथन याद दिलाना चाहूँगी। Success comes to those who dare to dream and work tirelessly to turn those dreams into reality. अर्थात कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय साहब व्यवधान न करें। माननीय व्यवधान नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सब बैठे। अरे उनको बैठाए ना, तो आप तो बैठो। बैठिए, 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 बैठिए। अरे आप बैठिए, बैठिए। आपकी अनुमति से अब मैं सदन के समक्ष कृषि बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी भी देश के लिए कृषि और हमारे अन्नदाता किसान साथियों की महत्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन से स्पष्ट हो जाती है। There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread। अर्थात दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भूख के कारण भगवान रोटी के रूप में ही दिखाई देते हैं। हमारी सरकार ने किसान भाइयों को संबल देने व नवीन कृषि तकनीकों के प्रयोग के साथ ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। सिंचाई। अरे बैठिए। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय डोटासरा जी, आई विल नेम यू। डोटासरा जी, मैं आपका नाम लूंगा। बैठे। नो डिस्टर्बेंस। 3 दिन आपका बहस करे। आसन पाओ पे। अरे आसन पाओ पे। बैठिए, बैठिए। आसन पाओ पे। बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य, आपको 3 दिन मिलेंगे बहस के लिए। जो कुछ विषय कहना है उसमें कहना। आपने कमिट किया था, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर आज बार बार करे हो, यह ठीक नहीं है। बैठिए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, अरे बैठिए। माननीय मंत्री जी को पूरा करने दो। माननीय मंत्री जी को पूरा। सिंचाई। सम्मानित सदन को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारंभ किए गए पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKC ERCP के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। ₹12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं को और बृहद रूप देते हुए अब मैं 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में रिवर लिंकिंग, रन ऑफ वाटर कंजर्वेशन तथा कैनाल सिस्टम्स के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड कमीशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ERCP कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कार्य इस कॉरपोरेशन के माध्यम से हाथ में लिए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नो, बीच में नहीं, बीच में नहीं। 3 दिन मिलेंगे तब बोलना, नहीं तो तब भी फिर आपका नाम बोलने में नहीं रखूंगा। यू विल डिस्टर्ब। चलिए।
ये अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कार्य हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बैठिए। नो। कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ साथ 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 1,250 करोड़ रुपए का व्यय होना प्रस्तावित है। इसी के साथ आगामी वर्ष 50,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 डिग्गियों, 50,000 सौर पंप संयंत्रों तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इन योजनाओं के माध्यम से 4 लाख से अधिक विकास साथी लाभान्वित हो सकेंगे, किसान साथी लाभान्वित हो सकेंगे। कृषक कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास में किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये की दर से उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूं। कृषि विकास। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न उपजाने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद के मांडल 4 सूक्त 57 के मंत्र 4 में उल्लेख किया गया है, खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री, ऋषभ और बीजों को इकट्ठा करके खेतों को उत्तम प्रकार से जोतकर उनमें उत्तम अन्नों को उत्पन्न करें। प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा लागू की गई राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 1,350 करोड़ रुपए के कार्य कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष राज्य के चयनित जिलों में परियोजनाएं लेते हुए राज्य KVY से कन्वर्जेंस हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित करती हूँ। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस पर 324 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
आगामी वर्ष 2000 कृषकों को उन्नत तकनीक से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान बाजरा श्रीअन्न उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। श्रीअन्न की पोषण क्षमता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील कार्यक्रम तथा माँ बाड़ी केंद्रों में पायलट बेसिस पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। श्रीअन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध कराने एवं प्रचलन में लाने हेतु प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन्स के माध्यम से आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का छिड़काव करने के लिए 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किसानों की क्षमता वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी वर्ष फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs के 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5000 कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही आगामी वर्ष ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। कृषि विपणन एवं सहकारिता, जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है कि कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड्स की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी क्रम में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 738 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। हमारे द्वारा प्रारंभ की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष संख्या बढ़ाकर 2,50,000 गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर्स हेतु 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। वर्ष 2025 UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों को संबल प्रदान करने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका के दृष्टिगत आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु GSS स्थापना के मापदंडों में आवश्यकता अनुसार रिलैक्सेशन भी दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि मंडियों का विस्तार करने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता विकसित करने तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।
पशुपालन एवं डेयरी। प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगना किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है। आगामी वर्ष सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रथम 2 AI पर 75% अनुदान के साथ ही शेष 2 AI पर तक 50% अनुदान देते हुए 10 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। वर्तमान में पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को 138 से बढ़ाकर 200 किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने तथा मिल्क प्लांट्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने एवं पशु आहार संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13,000 लाख लीटर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 1,000 नवीन सहकारी समितियों संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में संचालित गौशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु दय अनुदान को आगामी वर्ष 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिशत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही शीत ऋतु में गायों के स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से गौशालाओं को आवश्यकता अनुसार अनुदान के स्थान पर बाजरा भी उपलब्ध करवाए जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। मैं प्रदेश में पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाने के लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करने के साथ साथ विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। पशुपालकों को पशु चिकित्सा व पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाने की घोषणा करती हूँ। मेरे विपक्ष के साथी एक एक कर धीरे धीरे बेंच खाली हो गई है। बिराजो 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 बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। हरित बजट, ग्रीन बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है, संपूर्ण विश्व एवं देश के साथ ही प्रदेश को भी वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य प्राप्त करना है। ग्रीन ग्रोथ के महत्व एवं आवश्यकता का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, फॉर अस प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। We have natural resources because our previous generations protected these resources. We must do the same for our future generations. We have to move towards zero defect and zero effect. Zero defect in production with no adverse effect on the environment. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा
के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी विभागों में सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ ही 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस देने का विनिश्चय किया है, जो इस प्रकार है: 1. Climate change adaptation, 2. Forest and environment, biodiversity, ecology, 3. Sustainable agriculture, water harvesting, recharge, 4. Sustainable land use, 5. Green energy, 6. Recycling and waste disposal, circular economy, 7. Clean tech development, 8. Green audit, 9. Capacity building, education, skilling, 10. Green funding. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बजट के अंतर्गत 27,854 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि कुल स्कीम एक्सपेंडिचर का 11.34% है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित किए गए विभिन्न विभागों के कार्यों में ग्रीन ग्रोथ से संबंधित बिंदुओं का समावेश किया गया है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, ई व्हीकल्स एक्सेट्रा। इनके साथ ही विशेष ग्रीन इनिशिएटिव्स की ग्रीन इनिशिएटिव्स KGIs अब मैं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। 1. क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। यद्यपि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने पर्यावरण में वर्ष 2050 तक समुचित सुधार की अपेक्षा की है, तथापि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन लाइफ से प्रेरणा लेते हुए इस बदलते क्लाइमेट सिनेरियो के अनुरूप परिवेश तथा जीवन शैली को ढालना होगा। प्रदेश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, डेजर्ट इकोसिस्टम एवं लैंड मैनेजमेंट, ऊर्जा एवं जल के उपयोग, स्वास्थ्य, पशुपालन तथा नागरिक सुविधाओं के संबंध में कार्यप्रणाली, तकनीक एवं इनके उपयोग की पद्धति में परिवर्तन की दृष्टि से मैं 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर इस वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। आगामी वर्ष मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने की मैं घोषणा करती हूँ। समस्त कृषकों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाए जाने की दृष्टि से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी तथा एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाए जानी प्रस्तावित करती हूँ। वन एवं वन्य जीव संरक्षण की कार्य योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज। केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं पौधे संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत कृषकों को दिए जा रहे संबल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2,50,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों तथा बायो एजेंट्स एवं बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने की घोषणा करती हूँ।
साथ ही ऐसे किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जानी प्रस्तावित है। जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु कृषि उपज मंडियों में दुकान भूखंड का आवंटन करने की नीति लाई जाएगी। हमारे द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत आगामी वर्ष 4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन पर 2,700 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। सस्टेनेबल लैंड यूज विकसित राजस्थान एट 2047 हेतु GIS आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाए जाने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करती हूँ। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत भूमि विकास के कार्यों यथा चारागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स के विकास तथा नॉइज पोल्यूशन के मिटिगेशन हेतु जोन्स का आइडेंटिफिकेशन एवं प्लानिंग कर आवश्यकता अनुसार हेतु आगामी वर्ष 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। ग्रीन एनर्जी राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ ही सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त राज्य के कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के साथ ही अब PHED के पंपिंग स्टेशंस को भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। राज्य में क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 1 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। इस स्कीम के माध्यम से रिसाइकलिंग रीयूज के क्षेत्र में R&D के लिए 2 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs तथा स्टार्टअप्स को विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश में 15 वर्ष से पुराने वाहनों का उपयोग निश्चित करने तथा नई टेक्नोलॉजी के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग का प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। वेस्ट रीयूज और रिसाइकल कॉन्सेप्ट्स को प्रदर्शित करने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क सर्कुलेटरी पार्क स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण के लिए चुनौती खड़ी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए बर्तन बैंक बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रथम चरण में 1,000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्लीन टेक डेवलपमेंट माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने हेतु 250 करोड़ रुपए की राशि से क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपए का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में
क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। ग्रीन ऑडिट प्रदेश को हरित राजस्थान बनाए रखने हेतु सतत प्रगति हो, इस हेतु आगामी वर्ष सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट कराने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन, स्किलिंग। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों SDGs के इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली कमियों की पहचान करने तथा सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। हमारी नई पीढ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांतों को आत्मसात कर आवश्यक स्किल्स प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से स्कूल शिक्षा में आवश्यक प्रावधान करने के साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में नए विषय प्रारंभ करते हुए सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रीन फंडिंग। स्थानीय निकायों तथा निवेशकों को ग्रीन ग्रोथ संबंधी परियोजनाओं एवं गतिविधियों के क्रम में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के लिए कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित कर ट्रेडेबल क्रेडिट्स उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही राजकीय परियोजनाओं के लिए ग्रीन फंड्स एवं इंस्ट्रूमेंट्स को लेवरेज भी किया जाएगा। प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामयिक मुद्दों के संबंध में सस्टेनेबल एवं एनवायरनमेंट फ्रेंडली समाधान ढूंढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। माननीय सदस्य, प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रृंखला के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व को से भली भांति परिचित है। इस पर्वत श्रृंखला का हमारे देश को बरसों से आक्रमणकारियों से बचाने के साथ साथ डेजर्टिफिकेशन के प्रसार की रोकथाम तथा बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण व इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से मैं 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा करती हूँ। इस परियोजना के तहत बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, छोटे चेक डैम्स का निर्माण तथा स्थानीय मेडिसिनल प्लांट्स के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कौशल नेतृत्व में अल्प समय में ही जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए जन कल्याण की भावना से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे भी हम प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर मैं प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियाँ याद करना चाहूँगी। है फूल रोकते, काटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें नहीं होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। कर प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किए गए संरचनात्मक सुधारों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स निवेश प्रोत्साहन के लिए आवश्यक नीतिगत परिवेश बनाने, टैक्स इवेजन को रोकने हेतु
किए गए प्रयासों तथा स्टैम्प्स एक्ट के अंतर्गत रेट रैशनलाइजेशन से जहां एक ओर प्रदेश की ओन टैक्स रेवेन्यू में 26,393 करोड़ रुपए की वृद्धि अपेक्षित है, वहीं दूसरी ओर आमजन एवं व्यवसायियों को राहत देने के लिए भी हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाते हुए डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य में 6 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तक की राहत दी गई। इस सकारात्मक कदम से राज्य में पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग में भी राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 1.24 तथा 2.55% अधिक वृद्धि दर्ज हुई। वैट समय के पुराने लंबित मामलों पर दी गई एमनेस्टी से लगभग 18,000 व्यवहारियों को 2,000 करोड़ से अधिक की राहत प्रदान की गई। अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के 13,000 से अधिक व्यक्तियों को स्टैंप ड्यूटी में 75 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई। माननीय सदस्यों को मैं महाभारत की शांति पर्व का श्लोक याद दिलाना चाहूंगी, जहां भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहते हैं, राजा को चाहिए कि परिस्थिति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर का बोझ न डाले, समय के अनुसार प्रजा को समझाकर उचित रीति से कर वसूल करे। हमारी सरकार का प्रारंभ से ही प्रयास है कि कर प्रबंधन नीति राज्य की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण, समग्र विकास एवं जन कल्याण की दृष्टि से निर्धारित हो। हम भविष्य में भी इसी रीति से कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। आगामी वर्ष भी हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिए विभिन्न एमनेस्टी योजनाएं लाएंगे। इस क्रम में वर्ष 2017 के समय वैट से हटाई गई कमोडिटीज के लिए वैट एमनेस्टी लाते हुए 50 लाख रुपए तक की डिमांड को माफ करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इससे अधिक बकाया होने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर 100% छूट दी जानी प्रस्तावित है। खनन उद्योग के संबंध में निरस्त खनिज कंसेशंस के साथ ही प्रभावी खनिज कंसेशंस के लिए भी एमनेस्टी स्कीम लाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही ई रमन्ना संबंधी ओवरलोडिंग के प्रकरणों में कंपाउंडिंग राशि में 95% तक कमी किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्टैम्प एक्ट तथा एक्साइज के अंतर्गत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में डिमांड राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा कराए जाने पर 100% ब्याज एवं पेनल्टी की छूट तथा वर्ष 2020 से 22 तक के प्रकरणों में 100% पेनल्टी एवं 50% ब्याज की छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर, देय, पेनल्टी और ब्याज पर 30 सितंबर 2025 तक 100% छूट प्रदान किए जाने की घोषणा करती हूँ। हमारे द्वारा राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लाई जाकर वेयर हाउसेस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 1 फरवरी 2025 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित वेयर हाउसेस को रेगुलराइज किया जाना प्रस्तावित है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूखंड एवं भवनों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितंबर 2025 तक एकमुश्त जमा कराई जाने पर देय ब्याज में 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। निवेश प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ाते हुए हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर प्रदेश के तीव्र विकास की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश को और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने की दृष्टि से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों की
नहीं रहित परिभाषा के अनुरूप रिप्स 2024 के अंतर्गत लाभ दिए जाने की, साथ ही बड़े निवेशकों के अनुरूप ही एमएसएमई इकाइयों को रिप्स 2024 के अंतर्गत एक्सपेंशन हेतु निर्धारित लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करती हूँ। रिप्स 2022 के साथ ही रिप्स 2019 के अंतर्गत लाभान्वित इकाइयों को पात्र होने की स्थिति में शेष अवधि हेतु रिप्स 2024 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के संबंध में ट्रांजिशन के लिए अनुमत किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। 2022 के अंतर्गत टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स हेतु टर्नओवर की परिभाषा में किसी संस्थान द्वारा अपने एक्सटेंडेड आर्म्स, सब्सिडरीज इत्यादि के साथ किए गए व्यवहार को अनुमत किया जाना प्रस्तावित है। रिप्स अथवा उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत किसी कंपनी के डायरेक्टर अथवा उसके परिवार के सदस्य के अन्य कंपनी में भी डायरेक्टर होने से ऐसी द्वितीय कंपनी को योजनाओं का लाभ देने के लिए अपात्र नहीं माना जाना प्रस्तावित है। एग्रो प्रोसेसिंग स्कीम 2019 के समय के कुछ प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं। ऐसे लंबित प्रस्तावों को निस्तारित कर उक्त योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने की घोषणा करती हूँ। खनन पट्टाधारकों के लिए क्वारी लाइसेंस हेतु देय फीस को 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये करवाने की घोषणा करती हूँ। खानों के बाहर राजकीय भूमि में एकत्रित ओवरबर्डन से एमसैंड बनाने पर रॉयल्टी में छूट दी गई है। अब मैं गैर सरकारी भूमि के संबंध में भी ओवरबर्डन डंप्स के एमसैंड सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी में 50% की छूट प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष में अप्रधान खनिजों के 50 प्लांटों की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ की जानी प्रस्तावित है। इससे नीलामी में अधिक राजस्व प्राप्त होगा और खनिजों का उत्पादन भी अविलंब प्रारंभ हो सकेगा। आम आदमी को राहत। परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टैम्प ड्यूटी में उपलब्ध छूट का लाभ माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, पति पत्नी के साथ साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिए जाने की घोषणा करती हूँ। भूमि अवाप्ति पर भूस्वामी को आवंटित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टैम्प ड्यूटी में प्रदान की जा रही छूट को राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। उद्योगों एवं संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पत्नी के साथ संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टैम्प ड्यूटी में 0.5% की छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में गोपालकों को और अधिक राहत देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी माफ करना तथा योजना के प्रावधानों को सरल किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी, वैट, एमवी एक्ट, स्टैम्प्स एक्ट आदि सभी टैक्सेशन संबंधी प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही मुख्यालय स्तर से की गई कार्रवाई के संबंध में जिला स्तर पर फैसिलिटेशन डेस्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट सबमिशन एवं वेरिफिकेशन की सुविधा भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी एवं वैट के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर 7 दिवस में पंजीकरण सुनिश्चित करने की गारंटी दिया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा लाए जा रहे राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से मैं फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन की प्रक्रिया निर्धारित करना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप
जन विश्वास एक्ट की तर्ज पर इस एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को डीक्रिमिनलाइज भी किया जा रहा है। अब 40 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को पंजीयन कराने की बाध्यता नहीं होगी तथा पंजीयन हेतु सिक्योरिटी के प्रावधान को भी समाप्त किया जा रहा है। प्रतिवर्ष कर निर्धारण आदेश की अनिवार्यता समाप्त कर स्वयं कर निर्धारण सेल्फ असेसमेंट व्यवस्था लागू की जा रही है। नवीन एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अपील करने पर स्वतः ही स्थगन प्राप्त हो जाएगा। एमवी एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य से बाहर ले जा चुके और नष्ट हो चुके वाहनों के एक बारीय कर के रिफंड हेतु आवेदन की निर्धारित समाविधि को 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष किए जाने की घोषणा करती हूँ। अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में लाए गए वाहनों के वन टाइम टैक्स की गणना पोर्टल के माध्यम से करने तथा पंजीकरण की व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन करने की घोषणा करती हूँ। बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में संपत्तियों बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में संपत्तियों के पंजीयन हेतु बार बार मौका निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त करने की दृष्टि से प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल लेआउट प्लान के आधार पर इवैल्यूएशन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित करती हूँ। फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही फायर एनओसी की न्यूनतम वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही द राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1958 को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने हेतु नया अधिनियम लाया जाना भी प्रस्तावित है। ग्रीन ग्रोथ हमारी सरकार का ध्येय औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन रखते हुए राज्य की विकास दर को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पॉलिसी के तहत नए निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित उद्योगों को इकोमार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजी गुड्स के उपयोग, उत्पादन पर इंटरेस्ट सबवेंशन, स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स तथा स्टार्टअप फंड्स आदि के रूप में छूट दी जानी प्रस्तावित है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण राज्य में वर्तमान में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर 10 मॉडल उप पंजीयक कार्यालय सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। आगामी वर्ष 50 अतिरिक्त उप पंजीयक कार्यालयों का मॉडल उप पंजीयक कार्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजों के महत्व के दृष्टिगत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरप्रिटेशन एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 60 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस तथा जोधपुर स्थित MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित किए जाने भी प्रस्तावित हैं। उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इनकी पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 लाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही आगामी वर्ष में 1,25,000 घरों को पाइप्ड गैस सप्लाई से जोड़ा जाएगा। हमने कर संग्रहण में एफिशिएंसी एवं ट्रांसपेरेंसी लाने की दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग में फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था तथा विभागों के पुनर्गठन करने का कार्य प्रारंभ किया है।
आगामी वर्ष खनन विभाग में भी इसी अनुरूप व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के गठन की घोषणा करती हूँ। एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन ARM, मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पचपदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण अंतिम चरण में है, जो माह अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर देगी। इसके फलस्वरूप बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन तो हो ही रहा है, साथ ही आगामी वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इनविट्स के माध्यम से एसेट मोनेटाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस प्रकार 4750 करोड़ रुपए का ARM संभावित है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियाँ 2,62,618 करोड़ 28 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,94,557 करोड़ 43 लाख रुपए। राजस्व घाटा 31,939 करोड़ 15 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 2,36,335 करोड़ 87 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,04,289 करोड़ 79 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 70,090 करोड़ 84 लाख रुपए। वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियाँ 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,25,545 करोड़ 90 लाख रुपए। राजस्व घाटा 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए। पूंजी खातों में प्राप्तियां 2,42,647 करोड़ 54 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,11,523 करोड़ 4 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 84,643 करोड़ 63 लाख रुपए। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय समेकन। हमारे द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु फिस्कल मैक्रो कंसोलिडेशन का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए हमने फिस्कल पैरामीटर्स को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2025-26 में राज्य के राजकोषीय मानकों का विवरण निम्न प्रकार है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP 19,89,835 करोड़ रुपए। वर्ष 2025-26 में GSDP की वृद्धि दर इस वर्ष की तुलना में 16.75% है, जिसकी गणना 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूला के अनुसार की गई है। राजकोषीय घाटा GSDP के प्रतिशत के रूप में 4.25%। अनुमत FRBM सीमा 4.25%।
ऋण एवं अन्य दायित्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 36.50%, अनुमत एफआरबीएम सीमा 38.20%, पूंजीगत परिव्यय 53,686 करोड़ 15 लाख रुपए, गत वर्ष से 40.22% की वृद्धि अनुमानित। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, हमारे द्वारा किए गए वित्तीय नवाचारों से आरबीआई द्वारा प्रदान की गई वेज एंड मीन्स एडवांस एवं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी का ऑप्टिमम मैनर में उपयोग कर फंड फ्लो लिक्विडिटी मैनेजमेंट से राज्य को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 500 करोड़ रुपए की बचत होना अनुमानित है। इसी कड़ी में हमने गत सरकार द्वारा बढ़ाए गए अत्याधिक ऋण भार के रिस्क मैनेजमेंट के लिए आरबीआई द्वारा संचालित कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को भी सब्सक्राइब किया है। इसके अंतर्गत राज्य को रेपो रेट से 2% कम ब्याज दर अर्थात 4.25% पर संसाधन उपलब्ध होंगे, जो कि बाजार दर से लगभग 3% कम है। फलस्वरूप राज्य पर ब्याज भुगतान के भार में कमी आएगी। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सास्की, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ाने हेतु सास्की योजना के अंतर्गत राज्य को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से राज्य में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होगा। इस योजना अंतर्गत परिवर्तित बजट 2024-25 में 7,800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। हमारे द्वारा त्वरित कंप्लायंस तथा योजना अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के बेहतर पेस ऑफ एक्सपेंडिचर के आधार पर 10,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने संभावित हैं। साथ ही वर्ष 2025-26 में भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त संसाधन उपलब्ध होना संभावित है। एसेट मोनेटाइजेशन, हमारी सरकार विकास को गति देने और संपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भारत सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अनुरूप सड़क परिवहन, ऊर्जा खनन और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को लेवरेज कर एफिशिएंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन सुनिश्चित करेगी। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, केंद्रीय बजट में राज्य को पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हेतु हमारे प्रस्तावों को मंजूरी देने के फलस्वरूप राज्य को वर्ष 2025-26 में भी जीएसडीपी की 0.5% अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके लिए हम एफआरबीएम एक्ट 2005 की धारा 6 में भी संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं। इस प्रावधान में राज्य को लगभग 9,949 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी, जिससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा। कृषि बजट के अंतर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु बजटरी एंड एक्स्ट्रा बजटरी प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विवरण बजट खंड 4 में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड राज्य की स्वायत्तशासी सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1,10,981 करोड़ 40 लाख रुपए का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 65,232 करोड़ 4 लाख रुपए समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है और राज्य के कुल बजट का 12.15% है। कृषि बजट में गत वर्ष से 14.67% की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट जीएसडीपी का 5.58% है।
ग्रीन बजट प्रदेश में दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट नवीन बजट खंड 4 में प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्रीन बजट में 27,854 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 11.34% है तथा कुल बजट का 5.18% है। इसके अतिरिक्त राज्य के राजकीय उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि द्वारा भी स्वयं के संसाधनों से पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रीन ग्रोथ हेतु राशि व्यय की जाती है। अब मैं वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षा अनुसार मध्यमकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण में सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों से आमजन में आशा का संचार हुआ है। हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्य में भी इसी सार्थक भाव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूँगी, जन जन हर्षित, हर मन गर्वित, आशा का नया सवेरा आया है। हर गांव, शहर और डगर डगर विकास ध्वज लहराया है। शिक्षा, न्याय और सुशासन से हर पल और आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भरता और प्रगति से स्वावलंबी राजस्थान बनाना है। पर्यावरण संरक्षण करते हुए कल्याण समाज का हो पाएगा। हम सबकी भागीदारी से विकास राजस्थान का हो जाएगा। विकास राजस्थान का हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद। श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री आय व्यय का अनुमान वर्ष 25-26 सदन की मेज पर रखेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आय व्यय अनुमान वर्ष 2025-26 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं। श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान वित्त विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करती हूँ। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 20 फरवरी 25 के प्रातः 11 बजे